ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंदन जाएंगे सीएम धामी। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक होगा पहला रोड शो। समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2,50,000 करोड़ रुपए के निवेश का रखा है लक्ष्य। उत्तराखंड के सतत विकास में सहयोग करने वाली संस्थाओं को दिया जाएगा एसडीजी गोलकीपर अवार्ड। मुख्यमंत्री धामी ने 17 संस्थाओं को किया सम्मानित, कहा जन सहभागिता से होगा उत्तराखंड का विकास। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया महाअभियान। देहरादून के 24 हाई रिस्क वार्डों में चलाया गया अभियान। घर घर जाकर लार्वा साइट को किया नष्ट। एसटीएफ ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाया अभियान। हरिद्वार से 55 लाख रुपए के स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। एसटीएफ ने अभी तक 42 बड़े नशा तस्करों को किया है गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाएंगे। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। सीएम धामी के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी जाएंगे, जो सीएम धामी के साथ निवेशकों से बातचीत करेंगे। जानकारी के अनुसार 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और आबू धाबी में भी रोड शो होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पहाड़ों में रोजगार के साधन बढ़ने से पलायन भी रुकेगा। इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी, उन देशों में भी जाएंगे। एक अच्छा सकारात्मक माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं। और हमारा ये है कि इन्वेस्टर समिट होने तक एक अच्छी ग्राउंडिंग, एक अच्छा निवेश यहाँ पर पूरी तरह से आ जाए। और अभी भी जो है काफ़ी सारे निवेशक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं। सभी क्षेत्रों में लोगों के लिए हमने जो नीतियाँ बनाई हैं उसमें भी बहुत सरलीकरण किया है, चाहे वो उद्योग की नीति हो, चाहे वो हाइड्रो की नीति हो या सोलर की नीति हो, सभी पर कि लोग आसानी से आएँ और आसानी से अपने उद्योग लगा पाएँ। सिंगल विंडो सिस्टम को भी सरल किया है, या जो भी परेशानियां इंडस्ट्री समूह को आती थी, ऐसा संवाद करके उनको भी हम लोगों ने सरल किया है। उनका पिछले 2 सालों से उत्तराखंड के सतत विकास में सहयोग करने वाली संस्थाओं को दिया जाने वाला एसडीजी गोलकीपर अवार्ड इस साल 17 संस्थाओं को दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अवार्ड पाने वाली संस्थाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को पाने में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। दरअसल यूएनडीपी ने देश के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें से उत्तराखंड ने 17 लक्ष्यों को 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रदेश में अलग अलग समितियों का भी गठन किया गया है, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर रही है। और इन समितियों और संस्थाओं को अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। विकास का लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक वो था, और हमारे देश में भी, कि हमको 2030 तक अपने 17 गोल्स और 9 थीमें जो हमें दी गई हैं उसको हम अचीव कर रहे हैं। इसको हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए, फिल्में बनाकर और कम्युनिटी बेस्ड काम करके, कम्युनिटी रेडियो के जरिए हम इसको प्रचार प्रसार करते हैं। मुझे 16 नंबर का जो शांति, न्याय और बेहतर गवर्नेंस जो चला रही हैं उन संस्थाओं की तरफ से सम्मानित किया गया है। बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ, और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पहाड़ के खासतौर से जो दूरस्थ गाँव हैं, जैसे पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, तो वो बॉर्डर के जो गाँव हैं, हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ की महिलाओं और युवाओं को सशक्त कर 2030 तक हम सब लोग मिलकर कैसे इस लक्ष्य को पार कर पाएंगे, इसके लिए अपनी बेहतर भूमिका दे रहे हैं। एक जनपदों में एसडीजी की ट्रॉफी रनर अप और विनर अप दोनों जो है ये प्रारंभ की जाएगी, जिससे निश्चित रूप से सबके अंदर और प्रेरणा आए और तेजी से लोग काम करें और सबका प्रोत्साहन हो। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी आगे आए। वैसे हमारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति लगातार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। हम चाहते हैं कि
पूरे प्रदेश के सभी लोग आगे आकर इस दिशा में अपना योगदान दें और हमारा राज्य अग्रणी स्थान प्राप्त करे। वैसे भी हम 21वें स्थान से आज 9वें स्थान पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेजी से आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास है कि हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में। डोईवाला में सरकार के नया शहर बसाने की योजना इंटीग्रेटेड टाउन सिटी और एरो सिटी के साथ ही डोईवाला शुगर मिल को लेकर किसानों के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने लंबे समय तक आंदोलन किया। किसानों के आंदोलन का धामी सरकार ने संज्ञान लिया और मुख्य सचिव ने आंदोलित किसानों के साथ बैठक कर टाउनशिप और शुगर मिल को बंद करने का निर्णय वापस ले लिया, जिसके चलते गन्ना विकास समिति परिसर में कांग्रेस ने ऐसे तमाम किसानों का सम्मान किया जिन्होंने क्षेत्र और शुगर मिल के अस्तित्व को बचाने के लिए सड़क पर संघर्ष किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव सिंह ने कहा कि किसानों की लंबी लड़ाई के बाद ये जीत मिली है और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों का सम्मान करती आई है। देहरादून सचिवालय में गए तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बैठक उनसे बातचीत हुई, तो जो मांगे हमारी थी तो सरकार द्वारा मान ली गई और उन्होंने तुरंत इसके लिए जो हमने मुकदमों की बात आई तो उसके लिए हमने फिर उनसे निवेदन किया था मुख्य सचिव महोदय से, तो उन्होंने कहा मैं डीजीपी महोदय से बात करूंगा और हमें 100% उम्मीद है कि इसे बहुत लंबा ना खींच के माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों की बात को दिल से लेते हुए इसे समाप्त करेंगे। इस क्षेत्र के वो किसान जिन्होंने बहुत दम से इस लड़ाई को लड़ा और मैं समझता हूँ जिस तरह की सरकार ने उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए, तो आज हमें सबको बस एक हमारी तरफ से तो एक छोटा सा एक पहल है कि उन लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं और अगर सरकार आगे भी इस तरह का कोई कृत्य करती है तो हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे और आगे अगर ये मुकदमे जो सरकार ने वादा करा है वापस करने का नहीं लेंगे तो हम सड़कों पर। स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र में अनगिनत गंभीर बीमारियों के दृष्टिगत आयुष्मान भव कार्यक्रम की शुरुआत कर चुका है, जिसे लेकर हरिद्वार जनपद के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को मौके पर तलब कर उन्हें आयुष्मान भव कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूक करने का काम किया। इस अभियान के तहत प्रत्येक बीमारी की तह तक जाकर उसे खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। जो पैरामेडिक्स है वो भी हैं, सभी लोगों को समझा रहे हैं कि जो हमारी 4 बीमारियां हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आती है, इसमें हमारा कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, पूरे 1 महीने तक चलना है और इनको हर हफ्ते जाकर के घर घर में जाकर के ये अवेयरनेस करनी है। जो भी पेशेंट आएंगे उनको लेकर के आना, तो इनको इसके बारे में बता रहे हैं कि जो प्रोग्राम होगा हमारा अभी ऑनलाइन, हमारा इसका उद्घाटन भी होना है और फिर इसका मेला भी लगेगा जो पूर्व की भांति में जो हमारे हॉस्पिटल में लगा सीएससी में, और माननीय हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा हम लोग उद्घाटन कराएंगे और सब जितने हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर है वहाँ पे भी हमारा इनके द्वारा प्रोग्राम चलेगा और हॉस्पिटल में चलेगा, तो उसी के संदर्भित एक मीटिंग ली। आयुष्मान हमारा पूरे डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने जिला मुख्यालय स्थित राजकीय पुस्तकालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए मेहनत करने की नसीहत दी। डीएम पांडे ने पुस्तकालय प्रशासन को निर्देश दिए कि पुस्तकालय का समय से संचालन किया जाए, छात्र छात्राओं को घर ले जाने के लिए पुस्तकें दी जाए। इसी के साथ जो छात्र रात को पुस्तकालय आना चाहते हैं उनके लिए रात को पुस्तकालय का संचालन किया जाए। इसी के साथ पुस्तकालय भवन में शौचालय समय से साफ करवाया जाए। पुस्तकालय अध्यक्ष ने डीएम चंपावत को आश्वस्त करवाते हुए कहा कि सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है, साथ ही नवीन भवन का निर्माण भी करवाया जा रहा है। वही कि वहाँ बच्चे करीब 100-125 बच्चे थे, बड़े लगन से वहाँ मेहनत कर रहे थे। मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री घोषणा भी एक स्वीकृत है और हम उसके विस्तारीकरण के लिए बात कर रहे हैं। उनके लिए और जो बेहतर सुविधाएं हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। जिला अस्पताल में भी मेरा आज पहला विजिट था। काफ़ी आज मतलब देखा करीब 400-450 की पेशेंट्स की ओपीडी थी और उसमें जो वहाँ पे वर्तमान में जो अवस्थापना है उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, इस संबंध में हमारे अभी जो नए वहाँ पे पीएमएस आए हैं उनको हमने निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि अगले 15 दिन में कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। प्रदेश में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी, जिसके चलते निगम क्षेत्र के वार्डों में दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। इसी कड़ी में डेंगू का लार्वा नष्ट करने के लिए प्रशासनिक टीम के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामनगर क्षेत्र में पहुंचे, जहां टीम ने 2 जगह से डेंगू का लार्वा नष्ट किया। वहीं रुड़की क्षेत्र में भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने नगर निगम की टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण किया, जहां अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई। पूरा डेंगू का प्रसार हो रहा है, तो उसको देखते हुए तहसील में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की साहब के साथ नगर निगम के द्वारा ये जगह जगह निरीक्षण किया गया। कहीं लोगों के घरों में या दुकानों में जो पानी जमा हुआ उसमें डेंगू के लार्वा तो नहीं पनप रहे हैं, तो 2 जगह देखा हमने, मच्छरों के लार्वा मिले भी, उनको नष्ट भी कराया गया
और ये कार्रवाई आज की जा रही है। छिड़काव का ये कार्यक्रम तो लगातार चल रहा है और ये आगे लगातार जारी है। जहाँ डिमांड आ रही है वहाँ भी, और हर जगह हर वार्ड में लगातार ये कार्यक्रम जारी है। यहाँ पर छिड़काव का कार्य चल रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो रहा है। ना कोई आशाओं के द्वारा यहाँ पर कोई जानकारी दी जा रही है कि डेंगू से बचाव के लिए, और डेंगू का पैदा होने का कारण क्या है, जल भराव जैसे रहता है, तो कोई लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है। इस चीज़ की ओर से स्वास्थ्य विभाग कोई खास जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रहा है। नगर निगम द्वारा यहाँ छिड़काव जरूर कराया जा रहा है, बाकी कोई जनता को जागरूक करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 4 दिन का महाअभियान शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देशन पर महाअभियान की शुरुआत की गई, जिसमें उन्होंने सभी अफसरों से वीसी के माध्यम से रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि अभियान के चलते 24 हाई रिस्क वार्डों में आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लार्वा साइट को चिन्हित कर नष्ट किया। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आशा कार्यकर्ताएं घर घर जाकर लार्वा नष्ट करवा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा का स्वागत किया। करण महारा ने उत्तराखंड सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं उन्होंने बेलगाम अफसरशाही पर भी निशाना साधा। महारा ने कहा, प्रदेश में अफसर बेलगाम है। इससे साफ जाहिर है कि एक आम आदमी को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पुलिस मानवाधिकारों का हनन कर रही है। इसका लोकसभा और निकाय चुनाव में जनता भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी। तब हावी होती है जब मंत्रियों के पर्सनल हित अधिकारियों से सत्ते हैं। सरकार का नियंत्रण मंत्रियों पर नहीं दिखाई देता है। मुख्यमंत्री कुछ कहता है, मंत्री कुछ करते हैं। आप देख रहे होंगे कि विशेषाधिकार हनन के मामले बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं विधानसभा में। 4 भ्रष्ट अधिकारी जो 17 साल से विभाग में बने हुए हैं डेपुटेशन में, और एक अधिकारी जो उनके टॉप में बैठा हुआ है, वो अपने पद से 2 पद नीचे के पद में बैठ के काम करने के लिए तैयार हैं और उस पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खटीमा नगर के एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल की छात्राओं के साथ ड्रेस का नाप लेने के नाम पर छेड़छाड़ और अभद्रता की गई, जिसके बाद आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने स्टाफ के 3 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट तुरंत मौके पर पहुंचे और अभिभावकों को समझा बुझाकर शांत किया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं खटीमा कोतवाली में तैनात एसआई अशोक कुमार ने बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल की छात्राओं से छेड़छाड़ और अभद्रता के मामले में तहरीर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। 40 सालों से हम काम कर रहे हैं। कई विद्यालयों में हम जाते हैं, सप्लाई देते हैं, काम करते हैं, लेकिन आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है। और जो एकलव्य विद्यालय की शिकायत है, वहाँ ऑन कैमरे के सामने नाप हुआ है और उसको फुटेज चेक कर लिया जाए। अगर दोषी है तो उसको, हम भी नहीं चाहते किसी के बच्चे को ऐसे अरेस्ट किया जाए। जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है, वहाँ पे हमारी छात्राओं के साथ में उनकी ड्रेस की मेजरमेंट के लिए जो टेलर्स गए थे, उनके सामने वहाँ का कुछ स्टाफ भी था। उन स्टाफ के होते हुए भी उन टेलरों के द्वारा उन छात्राओं के साथ में बहुत ही ज़्यादा अभद्र अश्लील हरकतें की गई। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे तहरीर देने के लिए आए कि है जो वहाँ पे उपस्थित स्टाफ था, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए एवं उनके साथ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही जो टेलर वहाँ पे गए हुए थे, जिन्होंने ये मेजरमेंट लिया है, उनके साथ भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। टेलरों द्वारा जो भी तथ्य होंगे बनाए जाएंगे। सभी लोगों को बुलाएंगे, पूछताछ के लिए बुलाएंगे, जिनका आरोप लगाया उनको बुलाएंगे, बच्चों से पूछताछ करेंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें। तो इसमें जब शिकायत प्राप्त हुई तो हम यहाँ पर पुलिस टीम के साथ मौके पे गए और वहाँ पर जांच की है हमारे द्वारा। तो सारे छात्राओं के बयान भी पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं और तथा अभिभावकों द्वारा एक तहरीर भी दी गई है थाने में इनके खिलाफ।
इसमें प्रथम दृष्टया ये हमारे जो संज्ञान में आया है कि जो ये टेंडर हुए हैं या जो भी कोटेशन बेस में इन्होंने जो अलॉटमेंट किया है एड्रेस बनाने की रिफॉर्म, उसका कोई भी अप्रूवल नहीं है और ना ही कोई रजिस्टर मेंटेन है। तो प्रथम दृष्टया यही एक गलत है, इसकी अभी फर्दर हम और जांच करेंगे। साथ ही साथ जो आरोपी शिक्षक हैं उनके खिलाफ जो अभी वर्तमान में जो प्रधानाचार्य जिन्होंने कल ही ज्वाइन किया था, उनके द्वारा उच्च अधिकारी को उनके निलंबन हेतु संस्तुति कर दी गई हमारे द्वारा। उत्तराखंड में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी का लक्ष्य 5 लोकसभा सीटों को एक बार फिर जीतना है। इसको लेकर बैठक हुई जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ग्लोबल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। भारत का मॉडल ग्लोबल मॉडल बन चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट को जीतना पार्टी का लक्ष्य है। ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दिया है। संगठन की ताकत से ही भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक समूह बनी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में लोक कल्याण की हम लोगों ने नई मिसाल खड़ा किया है। वो नेतृत्व आज सिर्फ देश की अंदर सीमित नहीं रहा है, भारत की मॉडल आज ग्लोबल मॉडल बन चुका है। G20 की सफल समापन इसकी सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तराखंड के कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में 5 का 5 लोकसभा सीट जिताएंगे। श्रम विभाग के मजदूर पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सुध लेने वाले विभाग में कर्मचारी ऑफिस खोलकर गायब हो गए। उत्तरकाशी के जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर मजदूर धरना दे रहे हैं और जिस विभाग के खिलाफ धरना चल रहा है उस विभाग के कर्मचारी ऑफिस में मौजूद ही नहीं है। मजदूरों का कहना है कि 1 साल से उनके फॉर्म जमा तो हो गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मजदूरों को मिलने वाली सुविधाएं नहीं दी जा रही है। मजदूरों ने इसको लेकर आमरण अनशन पर जाने की चेतावनी भी दी है। तो इसलिए बैठे हैं कि 1 साल हो गए हमारे मेरी लड़की की शादी हुई, उसका कागज जमा किए तो उसको कुछ भुगतान नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि हम तभी उठेंगे यहाँ से जब हमारी मांगे पूरी होगी। हमारी मांगे हैं कि मृतक और शादी का और प्रसव का इन्हें हमारे 1 साल पूरे हो गए, उनकी मांगियाँ कोई सुनाई नहीं कर रही सरकार कि हमारे शादी का और मृतक का और प्रसव का इनके मांगियाँ पूरी होनी चाहिए। हम तभी उठेंगे यहाँ से जब हमारी मांगियाँ पूरी होगी। शासन प्रशासन कोई सुनने के लिए वो नहीं हो रखा है और अगर इसी तरह से अगर सरकार के ये हाल रहे तो हम जो आगे अनशन अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए भी बाध्य होने का। मृत्यु हेतु जो हमारे आवेदन जा रखे हैं, बच्चों की विवाह हेतु आवेदन जा रखे हैं, प्रसूति हेतु आवेदन जा रखे हैं और बच्चों की छात्रवृत्ति के आवेदन जा रखे हैं और हमारी यही मांगे हैं कि उनको 1-1.5 साल हो गए वहाँ पे शासन में पड़े हुए और जब तक वो स्वीकृत नहीं होते हैं तब तक वो हम जो वो है कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे वो बैठे हैं। श्रम विभाग यहाँ बैठेगा और मजदूरों का पंजीकरण करेगा, लेकिन आज जो है न तो श्रम विभाग का कोई पता है कि कहाँ है और नहीं जो है उनका जो है विधिवत जो है पंजीकरण कहीं रिकॉर्ड है। तो जो भी मजदूर जो है मांग करता है तो वो श्रम विभाग के माध्यम से वो अपनी बात रखने के लिए जो है न्यायोचित मांग रख सकता है। हरिद्वार में सेवा योजन विभाग 22 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन करेगा। रोजगार मेले में विप्रो, आईटीसी, पतंजलि जैसी कई बड़ी कंपनियों में 1,500 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। मेला SM जैन PG कॉलेज में होगा जिसमें सेवा योजन कार्यालय में रजिस्टर्ड सभी अभ्यर्थी शामिल होंगे। के लिए तिथि 22 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है और इसका जो कार्यक्रम स्थल होगा वो है SM JN PG कॉलेज रानीपुर हरिद्वार होगा, जिसके लिए पर्याप्त तैयारी की गई है। इसकी या आसपास के जनपद के जो बेरोजगार युवक युवती हमारे जो उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासी हैं उनको रोजगार देने के लिए विभाग भरसक प्रयास करेगा कि अधिकतम संख्या में हम लोग रिक्तियाँ प्रदान कर पाएं। आवेदन करने के लिए बच्चों को वही बच्चा आवेदन कर सकता है जिस बच्चे का सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हो। उत्तराखंड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में उसका पंजीकरण हो।
हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई। कनखल थाना क्षेत्र स्थित निजी आश्रम में बुजुर्ग अशोक चड्ढा का शव लहूलुहान हालत में मिला। बुजुर्ग की गला रेतकर निर्मम हत्या की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तो दूसरी ओर विष्णुघाट के पास भी 22 साल के एक युवक की गोली मारकर हत्या हुई थी। अभी पुलिस युवक के हत्याकांड से पर्दा उठा नहीं पाई थी। ऐसे एक ही दिन में दूसरे हत्याकांड ने पुलिस को चुनौती दे दी है। कैंप एरिया है, यहाँ पर डॉक्टर अशोक चड्ढा जी रहते थे। यहाँ बीच बीच में आते थे, इनका आवास अन्य जगह भी है। यहाँ पर सुबह आ जाते थे और जनरली शाम को अपने घर वापस चले आते थे, क्योंकि आवास यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर कुछ दिनों से उन्होंने किराएदार भी रखा था, जो अभी यहाँ पर नहीं है, और इनकी गला काटकर हत्या करने का भी जो मिला है बॉडी के एग्जामिनेशन से, तो ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर किराए पर रह रहा हो, कहीं उसने कोई आपराधिक वारदात को अंजाम ना दिया हो। बाकी एक केयर टेकर भी है, उनके अनुसार ये घटना करीब शाम की है। जब वो वापस आए 2-3 घंटे बाद, तब उनको ये डेड बॉडी दिखी और पुलिस को सूचना दी गई। तो अभी संदिग्धता के आधार पर जो किराएदार रहा हो, किन परिस्थितियों में यहाँ नहीं है, या पहले छोड़ के चला गया जैसा इनका कहना है कि उसको जाना था, और या अन्य किसी ने आकर कोई वारदात करी, तो सभी पहलुओं पर इसमें जांच की जा रही है। मसूरी के भट्टा फॉल स्थित एक निजी होम स्टे में 10 तारीख को मिली लाश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक का नाम कपिल चौधरी है, जिसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इसके लिए एसओजी देहरादून सहित 3 टीमों का गठन कर मामले की पड़ताल शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपी भाई बहन हैं, जिनका नाम कुदरत और अब्दुल्ला है। बता दें कि कुदरत को कपिल 2 साल पहले दिल्ली में मिला था, जहां से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, लेकिन कपिल ने कुदरत से शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद आरोपियों ने कपिल से बदला लेने की सोची और कपिल को हरिद्वार मिलने बुलाया। तो रात में होटल में सोते समय भाई अब्दुल्ला ने चाकू से गला रेत कर कपिल की हत्या कर दी। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।